हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, जहां पर मिलता है आपको कंप्लीट स्कूल एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स के बाद, कुछ वीडियोस के बाद किसी भी तरीके का कोई सा भी सब्सक्रिप्शन, कोई पैकेज लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम लेकर के आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, और इन दिनों एग्जामिनेशन हमारे पास में है, तो हम कर रहे हैं अलग अलग फॉर्मेट से हमारे पूरे एग्जाम की तैयारी। मतलब मैं लेकर के आया हूं आपके लिए एक नया सेगमेंट में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस को। मतलब 30 मिनट्स आपके एंड टॉप 20 एमसीक्यूज के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। और ये टॉप 20 सिर्फ एमसीक्यूज नहीं है, ये अल्टीमेटली पूरे चैप्टर का एक बार बहुत ही कम समय में रिवीजन है। 20 क्वेश्चन, दैट मींस 20 टॉपिक्स, और वो 20 टॉपिक हम रिवाइज करने वाले हैं अगले 30 मिनट में। तो कहीं जाइएगा नहीं, पूरा सेशन कंप्लीट कीजिएगा। एंड चैप्टर जो 10 है, जो गुरुत्वाकर्षण है, इस चैप्टर की हम बात करने वाले हैं। तो भाई एक और अनाउंसमेंट करते चलो मैं, कि अब आपके लिए भी एक्सक्लूसिवली मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में पूरे कोर्स कंटेंट को लेकर के आते हैं। एंड इसके लिए बुक्स एंड ई बुक्स नीचे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर के परचेस कर सकते हैं। बहुत ही आसान है भाई, एंड सब कुछ हिंदी मीडियम में। तो शुरू करते हैं इस सेशन को, जहां पर हम बात करने वाले टॉप 20 एमसीक्यूज के बारे में। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं और जरा हम डिस्कस करते हैं क्या है हमारे पास। पहला एमसीक्यू, पहला क्वेश्चन, एम मात्रा की वस्तु आर त्रिज्या के, कौन सी वस्तु है भाई? वस्तु है एम मात्रा की, त्रिज्या आर है, के वृत्ताकार पथ पर v वेग से चल रहा है, इसका त्वरण कितना है? अब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप लीनियर में बात करते हैं, है ना, मैं कहता हूं कि ऐसा वृत्ताकार पथ पे एक m द्रव्यमान का वस्तु है और ये ऐसा गमन कर रहा है, इसका द्रव्यमान कितना है? m द्रव्यमान है। तो मुझे पता है नॉर्मली कि जब ये गोलाकार वृत्ताकार पथ पे जब गमन करेगा तो इसमें क्या होगा भाई? तो इसके केंद्र की तरफ एक बल लगेगा, जिसको हम कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल। और ये अभिकेंद्रीय बल जो होता है, ये सदैव केंद्र की तरफ लग रहा होता है। इसी के कारण ये बॉल की किसी भी जगह पे लोकेशन देख लीजिए, मान लीजिए बॉल थोड़ी देर बाद चल करके यहां तक पहुंची, तो वेलोसिटी, इस बॉल की वेग इधर है, इस पिंड का द्रव्यमान जो है m, वो इधर जा रहा है, लेकिन इस पे जो काम कर रहा है अभिकेंद्रीय बल, वो केंद्र की तरफ बात करती है। तो इसी में पूछ रहे कि त्वरण बताइए। तो जैसे हमने पढ़ा है ना नॉर्मली, कि कोई वस्तु अगर मूव हो रही है यानी उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, और फोर्स बल कितना होता है भाई? तो द्रव्यमान इंटू त्वरण। कितना होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं F इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन? तो मैं कहता हूं अभिकेंद्रीय बल कितना होता है भाई? तो ये तो है mv स्क्वायर अपॉन आर, mv स्क्वायर अपॉन आर। अभिकेंद्रीय बल जो है ये mv स्क्वायर अपॉन आर होता है। अगर मैं यहां पर लिखता हूं F इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन आर, इन दोनों को अगर आप mv स्क्वायर अपॉन आर, इन दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको तुलना के पश्चात क्या प्राप्त होने वाला भाई? तो आप देखिए ना, ये a की जगह पे यहां पे क्या आ रहा है? v स्क्वायर अपॉन आर, है ना। तुलना करने पर दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि a इक्वल्स टू क्या आ गया? v स्क्वायर अपॉन आर। सिंपली इन दोनों को, ये भी f के बराबर, ये भी f के बराबर, तो ma बराबर क्या हो गया? mv स्क्वायर अपॉन आर। m से m कट गया, क्या बचा? a इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन आर। क्या बचा? a इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन आर। ऑप्शन दिख रहा है क्या भाई? v स्क्वायर अपॉन आर। ये mv स्क्वायर अपॉन आर, ये तो अभिकेंद्रीय बल है, तो क्या मिल गया? v स्क्वायर अपॉन आर। यानी वृत्ताकार पथ पे अगर एक पिंड गति कर रहा है, गमन कर रहा है, तो उसके ऊपर जो अभिकेंद्रीय बल कार्यरत होता है, उसके द्वारा जो उस पिंड पर त्वरण उत्पन्न किया जाता है, वो v स्क्वायर अपॉन आर होता है। एक और बात समझेंगे, अगर ये एक समान रूप से, एक समान वेग से v से अगर चल रहा है, तो क्या इसमें त्वरण होगा? ऐसा सवाल पूछा जाता है कि भैया अगर एक समान वेग से कोई पिंड वृत्तीय पथ पे गति कर रहा है, तो हमें समझ में आती है नहीं भाई त्वरण कैसे होगा? त्वरण जो होता है वो होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, और ये तो एक समान काम कर रहा है। मतलब मैं कह रहा हूं v बराबर है u के, तो एक्सीलरेशन तो 0 हो गया। लेकिन मैं एक और बात बोलूं, एक्सीलरेशन, त्वरण जो है ये सदिश राशि है, और यहां पे हमें पता है मैग्नीट्यूड में भले चेंज ना हो, दिशा हर बार बदल रही है। अगर ये ऑब्जेक्ट यहां है तो दिशा देखिए इधर होगी, यही ऑब्जेक्ट अगर यहां है तो इसकी दिशा इधर होगी।
यानी हर क्षण इसकी दिशा बदल रही है, दिशा बदल रही है मतलब त्वरण हो रहा है ना, एक्सीलरेट हो रहा है। ठीक है, तो भाई इसका आंसर मिल चुका है, क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। ओवर टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। दूसरे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जब किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होता है। ऐसा पृथ्वी हमारी कुछ ऐसी है और चपटी, ऐसी चपटी बनाता, चपटी है। यहां पे अगर हम कहते हैं इसको, तो इस जगह को हम क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं भाई, विषुवत अक्ष। और जबकि ये जो होता है इसको क्या कहते हैं हम, ध्रुव, है ना। इसको कहते हैं हम नॉर्दर्न ध्रुव मतलब नॉर्थ पोल, और इसको कहते हैं हम साउथ पोल मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अगर आप ध्यानपूर्वक देख पाएंगे तो यहां पाएंगे कि भाई ये जो डिस्टेंस है, ये वाला, इसको कैपिटल आर लिख लेता हूं, या फिर इसको लिख लेता हूं, है ना, आर ए एक्सिस, और इसको मैं लिख लेता हूं आर पी रेडियस ऑफ पोल। आपको ये आर ए जो है ये बड़ी दिख रही है, आर पी छोटी दिख रही है। आर ए जो है ये कैसी दिख रही है, बड़ी दिख रही है, और आर पी कैसी दिख रही है, छोटी। मतलब अक्षों पर त्रिज्या छोटी, अक्षों पर त्रिज्या बड़ी होती है और ध्रुवों पर त्रिज्या छोटी होती है। ये ध्रुवों की तरफ से ऐसे चिपटी है तो यहां पर ये डिस्टेंस कम होगा और यहां पर ये बढ़ जाएगा। तो अब बात कहा जा रहा है यहां पर कि उसका भार क्या होता है भाई, भार होता क्या है, वेट होता क्या भाई, mg, मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास इंटू गुरुत्वीय त्वरण। और गुरुत्वीय त्वरण ये कौन होता है भाई, तो गुरुत्वीय त्वरण जो होता है ये होता है GME/r², GME/r²। इसका मतलब क्या समझे, तो इसका मतलब हमें यह समझ में आया कि मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो अगर कहीं पर अगर आपको दिख रहा है, यहां पर मैं लिखता हूं जरा देखिए, GA कहां पे, एक्सिस पे, अक्ष पे। तो अक्ष पे ये अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा GME/r का स्क्वायर। और ऐसे ही GP लिखने को मैं कहूं तो GME/rp का स्क्वायर। अब मुझे एक बात पता है कि भाई जिसकी ये ऊपर वाले दोनों वैल्यूज की बात करेंगे, GME और GME ये दोनों कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है तो GA व्युत्क्रमानुपाती हो गया RA² के, और यहां पर GP की बात करेंगे तो ये भी व्युत्क्रमानुपाती है RP² के। मतलब अगर यहां पर अगर लिखूं, चूंकि RA जो है, चूंकि जो RA है ये बड़ा है किसके, RP के, तो जो बड़ा होगा RP, अगर ये बड़ा होगा तो GP छोटा होगा, RA छोटा होगा तो GA बड़ा होगा। तो GA जो होगा, है ना, वो एक्सिस और उसके अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो GA कैसा है भाई, GA बड़ा है, तो इसको मैं बना ही देता हूं, एग्जैक्ट बनाता हूं। GA कैसा है भाई, एक्सिस पे ये बड़ा है तो ये कम हो जाएगा, पोल पे ये कम है तो GP बड़ा हो जाएगा। मतलब क्या समझ में आया यहां से कि GA जो है ये छोटा होगा, है ना, और GP जो होगा वो बड़ा होगा। मतलब क्लियर हो गया कि वेट जो होगा, भार जो होगा, ये मास तो दोनों में सेम है, ये जहां पे ज्यादा होगा उसका वेट ज्यादा होगा। तो कहां पे ज्यादा हो रहा है भाई, ये हमारा जो अक्ष है वहां पर कम है और जो हमारा ध्रुव है वहां पर ज्यादा। तो WP बड़ा होगा WA से। मतलब क्या, ध्रुवों पर ज्यादा होगा, अक्षों पर कम होगा। तो कह रहे हैं कि जब किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुवों पर ले जाया जाता है, यहां से यहां पर अगर ले जाएंगे तो भार क्या हो जाएगा, बढ़ता है। भार क्या हो रहा है, बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि रेडियस कम होता है। रेडियस कम होता है तो जी का मान बढ़ता है, जी का मान बढ़ेगा तो वेट बढ़ेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, क हो जाएगा, बढ़ता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। तीसरे क्वेश्चन में कह रहे हैं किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व किसके बराबर होता है। रिलेटिव डेंसिटी की बात करें तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस होता है भाई डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। क्या होती है, पदार्थ का घनत्व अपॉन में वाटर का घनत्व, यानी जल का घनत्व। यही निकालते हैं भाई, इसी से हम क्या निकालते हैं, आपेक्षिक घनत्व। तो मतलब ये भी बात क्लियर हो गई।
और रिलेटिव डेंसिटी पदार्थ का घनत्व अपॉन में वाटर का घनत्व, यानी पदार्थ का घनत्व और प्रमाणिक पदार्थ का घनत्व। प्रमाणिक मतलब वाटर, हमने किससे कंपेयर करने की बात करी भाई, वाटर से कंपेयर करिए। जब भी आपको इसकी तुलना करनी किससे, वाटर से करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 में। एक मीनार की चोटी से एक पत्थर को गिराया गया, 40 मीटर नीचे गिरने पर उसकी चाल कितनी होगी। मैं कह रहा हूं कि भाई एक मीनार की चोटी से, ये रही हमारी एक मीनार, यहां से एक पत्थर को आपने नीचे की तरफ गिराया, तो कुछ बातें समझ में आती है कि u इक्वल्स टू इसकी क्या होगी 0, और कह रहे हैं कि 40 मीटर हाइट ट्रेवल कर गया, मतलब नीचे आ गया कितना 40 मीटर। तो यहां कहीं की बात करें तो यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, यही तो मांग रहे हैं। तो कैसे निकलेगा भाई, तो हमको पता है रिलेशन किसके बीच में भाई, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 2gh। क्या होता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। हो क्या कह रहा है, अगर देखें तो v स्क्वायर मुझे कैलकुलेट करना है, u की वैल्यू इन्होंने 0 दी है क्योंकि इन्होंने कहा चोटी से एक पत्थर को गिराया, तो प्रारंभिक वेग 0 हो गया। 2gh 2 इंटू g की वैल्यू कितनी होती है भाई 9.8, ये गिवन नहीं है, ये हमको घर से याद है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या है भाई, ये गुरुत्वीय त्वरण है। तो 2 इंटू 9.8 इंटू हाइट यहां पर गिवन है 40 मीटर, ये जो 40 मीटर गिवन है ये किसकी वैल्यू है, हाइट की वैल्यू है। हो गई ना बात खत्म, ये मीटर हटाता हूं, यूनिट हटा ही देता हूं, बाकियों की लिखी नहीं थी उसकी भी नहीं लिखता हूं। ये कितना हो जाएगा भाई, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो, है ना, ये 2 इंटू 9.8 इंटू 40, 9.8 इंटू 2 कर दीजिए, तो ये कितना हो गया भैया, 8 दूनी करें तो 16, 1 9 दूनी 18, 1 19, 196, 19.6 इंटू 40। अब अगर इसमें निकालें v तो अंडर रूट ऑफ 19.6 अपॉन इस, अच्छा काम करते चलिए अब इसको ऐसे ही रखते हैं, 19.6 को हल करना सिखाते हैं, दशमलव हटाएंगे नीचे 10 लग जाएगा, इंटू 40, इससे ये कैंसिल हो गया। v स्क्वायर कितना हो गया भैया 196 इंटू 4। अगर आप यहां से v निकालेंगे तो अंडर रूट ऑफ 196 इंटू 4। अब क्या होता है भाई, अंडर रूट ऑफ 196, है ना, अगर 196 की बात करें तो ये 14 गुणे 14 कर दीजिए 196 होता है, और ये 4 को लिखिए तो 2 गुणे 2 कर दीजिए, मतलब एक 14 बाहर आ गया और यहां से एक 2 आ गया, यानी v इक्वल्स टू कितना 28 मीटर प्रति सेकंड। कितना हो गया 28 मीटर प्रति सेकंड, यानी कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी ग सही है ना, 28 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण और चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात कितना होता है। तो हम कहते हैं ना पृथ्वी से 1/6 टाइम है चंद्रमा पर, है ना, मतलब यहां पे अगर आप 60 kg के हैं तो वहां जाकर के सिर्फ कितना बचता है, सॉरी 60 न्यूटन है आपका यहां पर, तो वहां जाकर के कितना बचता है, सिर्फ 6 न्यूटन। तो मतलब कितना बचा भाई, कितना हो गया, पृथ्वी अपॉन चंद्रमा अगर हम करते हैं तो भैया ये हो जाता है कितना 6g, तो ये होगा सिर्फ g से g कैंसिल, 6:1। ऑप्शन नंबर घ, ऑप्शन नंबर कौन सा भाई, घ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 70 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार क्या होगा। अब लीजिए आई गया क्वेश्चन, 70 kg द्रव्यमान है, यानी मास तो कहीं चेंज नहीं होती ना, ये उसका द्रव्यमान है, ठीक है 70 kg। तो भैया एक बात समझिए, अगर ये यहां पर द्रव्यमान है तो चंद्रमा पर भार कितना होता है भैया, तो mg/6, जो पृथ्वी पर g है उसका 1/6, तो m की वैल्यू है 70, g की वैल्यू है 9.8, अपॉन में कितना भाई 6। ठीक है, 6 से अगर इसको कैंसिल करना चाहें तो कुछ डेसिमल उसमें लगा कैंसिल देख लेते हैं, 6 से कैंसिल करेंगे कितने बार में कैंसिल हो जाएगा, 6 कम 6 है ना, 38 हो गया, 6 के 36 यानी 0.6 36, 2 20 पहुंचा 6 3, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 0, 7 या 21, 2 7 से 42 और 2 44, 4 7 1 7 और 7 और 4 11, और आपको 2 डिजिट के बाद मतलब 114 समथिंग, है ना। मैंने एग्जैक्टली कैलकुलेशन करेंगे तो 144 पॉइंट समथिंग आएगा आपको, ठीक, यानी 144 पॉइंट, ये जो 3 न्यूटन है ये सही हो जाएगा, यानी ग इज द करेक्ट आंसर। क्या हो गया, ग बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं अपने 7वें नंबर क्वेश्चन में। 7वें क्वेश्चन की बात करें, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? ये तो सीधे सीधे देख के बताने की बात है भाई। कितना है पृथ्वी का द्रव्यमान? है भैया 6 × 10⁻24 kg। 6 × 10⁻24 kg है पृथ्वी का द्रव्यमान। आगे 8वें क्वेश्चन पे आते हैं, अंतरिक्ष में 60 kg द्रव्यमान वाला मनुष्य का भार, है ना, 60 kg द्रव्यमान हो और हम कहा है भैया अंतरिक्ष में, तो अंतरिक्ष में तो कोई गुरुत्वीय त्वरण काम ही नहीं कर रही है। यहां पर कोई भी गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा? 0। भाई किसी के गुरुत्वीय क्षेत्र में होंगे तब तो गुरुत्वीय त्वरण होगा, आपका भार होगा। गुरुत्वीय क्षेत्र में नहीं है तो गुरुत्वीय क्षेत्र का मान कितना, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना? 0। तो वेट क्या होता है भैया? mg। और मैंने यहां पे कह दिया कि g का मान 0 है तो रख दीजिए 0। m की जगह आप 60 रखे और यहां 0 रखे, कितना आएगा? 0। मतलब वेट कितना मिलने वाला है? 0। घ इज द करेक्ट वन। घ बिल्कुल सही है, घ। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 9 में। अभिकेंद्रीय बल बदल देता है। अभिकेंद्रीय बल क्या बदल देता है? किस चीज को बदल देता है भाई? वस्तु के वेग का मान, वस्तु के वेग की दिशा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अभिकेंद्रीय बल जो है वो अल्टीमेटली उसके मान को चेंज करे ना करे, उसकी दिशा जरूर बदलता है। अभी हमने शुरुआती क्वेश्चन में ही देखा अभिकेंद्रीय बल क्या कर रहा है भाई? ये अभिकेंद्रीय बल इसकी डायरेक्शन हर बार चेंज कर देता है। ये इधर जाने लगा, अगर यहां पर है तो ये इधर जाने लगा, यानी इस वेग की दिशा हर बार क्या कर रहा है? बदल दे रहा है। मैग्नीट्यूड चेंज करे ना करे भाई ऐसा नहीं है ना, दिशा बदलेगा, यानी ख इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10वां क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है, अधिकतम ऊंचाई 100 मीटर तक जाता है, प्रारंभिक वेग क्या होगी? तो आपको पता है जब नीचे से इसको ऊपर की तरफ फेंका गया होगा तो प्रारंभ में जो इसकी वेग होगी वो ही सबसे अधिकतम वेग होगी। मतलब जो फेंका गया था उसको हमने कह दिया u, हमें पता करनी है, और ये अधिकतम जहां तक जाता है, यानी यहां पर वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। अधिकतम ऊंचाई पे जाएगा, एक बॉल को फेंका तो ऊपर जा रहा है, धीरे 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 क्या हो रही है? स्लो हो रही है, एक जगह जाके रुक जाएगी, रुक गई, वही अधिकतम ऊंचाई है। तो यहां से यहां तक की अधिकतम ऊंचाई उन्होंने h = कितना दे दिया? 100 मीटर। क्या गिवन है भाई? h = 100 मीटर। ठीक है, अब ये तो गिवन हो गया, मेरे को क्या चाहिए भैया? प्रारंभिक वेग। तो फिर से वही फॉर्मूला v² - u² = 2gh। क्या हो गया? v² - u² = 2gh। अब सीधे सिंपली देखिए v² की वैल्यू 0 हो गई, -u², है ना, ये निकालना है। 2g की वैल्यू कितनी होगी भाई? g की वैल्यू तो वही 9.8 चलेगी। और हाइट कितना? तो हाइट है इसका 100 मीटर। ठीक है, अब इसको चाहे तो भैया ये नेगेटिव ऑफ h लिख लीजिए। तो ये नेगेटिव से नेगेटिव क्या हो गया? कैंसिल हो गया, बचा क्या? u² = अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 2 जा, है ना, 196, एक दशमलव यहां पर लग जाएगा, इंटू ये 100 हो गया। 100 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 1960 u² की वैल्यू। u = अल्टीमेटली कितना हो जाएगा भाई? तो ये 196 को तो ऐसे ही रखिए, √196 इंटू कर देता हूं मैं 10, तो ये कितना आ जाएगा भाई? 14 या 44 पॉइंट समथिंग। इसको अगर करेंगे तो 44.27। ठीक है, 44.27 मीटर प्रति सेकंड की प्रारंभिक वेग आएगी। कैसे पता किया भाई? तो कुछ नहीं किया, बहुत ही आसानी से आप भी कर सकते हो। आपको करना क्या है, यहां पर 196 का कितना हो जाएगा? 14, इसका √14, और ये 10 लिखा हुआ है ना, तो 3 3 जा 9 होता है। तो मैंने माना कि भैया 3 पॉइंट समथिंग होगा, तो 14 या 42 के पास में एक ही आंसर था 44.27, तो मैंने इसके बेसिस पर लगा दिया 44.27। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। यहां पर देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं किसी द्रव के अंदर नीचे जाने पर दाब जो है वो क्या होगा? तो द्रव के अंदर जब नीचे जाएंगे तो दाब का जो मान है ये बढ़ता जाता है ना, जैसे जैसे नीचे जाएंगे दाब का मान बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि ऊपर वाटर लेयर बढ़ती जाएगी, मतलब प्रेशर बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये तो सीधे सीधे देख के आंसर करना था। 12वें पे आते हैं, किसी वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा और बाह्य अंतरिक्ष की अपेक्षा पृथ्वी पर कितना होता है? तो वस्तु के द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, चंद्रमा पर हो, बाह्य अंतरिक्ष पर हो, पृथ्वी पर हो, कहीं पर भी हो, द्रव्यमान सभी जगह पे स्थिर होता, द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता, द्रव्यमान में कभी कोई बदलाव नहीं आता। हाँ, भार अंतरिक्ष में जाएंगे तो 0 हो जाएगा, चंद्रमा पर बजाएंगे तो 1/6 हो जाएगा, पृथ्वी पर रहेंगे तो भैया जो जी है वो एग्जैक्टली दे देगा आपको।
लेकिन ये क्वेश्चन दिया जाता है और हम खूब गड़बड़ी करके आते हैं, हम उसमें लिख देते कम ज्यादा अधिक कुछ भी, है ना। स्थिर रहेगा भाई, भार बदलता है, द्रव्यमान नहीं, द्रव्यमान सदैव संरक्षित रहता है, ठीक है, स्थिर रहेगा। ग बिल्कुल सही है। और अगर आपने भी यही आंसर्स लगाए तो बिल्कुल सही है भाई। अब कह रहे पृथ्वी के चारों ओर चांद की गति कैसी है, त्वरित है, अत्वरित है, कभी कभी त्वरित होती है या फिर वृत्ताकार है। तो मैं कहता हूं देखिए, ये जो चांद की गति है पृथ्वी के परितः, तो ये हमेशा ही चांद क्या हो रहा है भाई, इसकी डायरेक्शन हमेशा देखेंगे तो क्या हो रही है, बदल रही है ना। तो मतलब ये चांद जो है ये हो गई हमारी पृथ्वी, इसके परितः ये जो चांद जो घूम रहा है इसकी जो गति है ये हमेशा त्वरित है, एक्सेलरेट हो रही है भाई, त्वरण हो रहा है। कैसे त्वरण हो रहा है, तो त्वरण इसलिए हो रहा है क्योंकि दिशा सदैव बदल रही है। डायरेक्शन नहीं बदल रही होती तो हम कहते हैं कि भैया सदैव जो है त्वरण नहीं हो रहा, लेकिन त्वरण हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो ये हो गई भाई त्वरित है। क इज द करेक्ट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। विराम से मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है किसके। तो विराम से अगर मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की अगर बात करते हैं तो समय के, द्रव्यमान के, त्वरण के वर्ग के, समय के वर्ग। तो चलिए ना एक इक्वेशन लिखते हैं। मेरे को ये पता है ना, S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अगर इसी को मैं हाइट के संदर्भ में लिखूं तो विस्थापन की जगह हाइट लिखता हूं, ut प्लस हाफ, नीचे गिर रही है तो ये GT स्क्वायर लिख देता हूं, G मतलब गुरुत्वीय त्वरण। अब मुझे कह रहे हैं कि विराम से, विराम मतलब क्या, u की वैल्यू 0, तो क्या मिल गया, h इज इक्वल्स टू, ये तो पूरा 0 ही हो गया, यही सिर्फ मिलेगा हाफ GT स्क्वायर। अब यहां पर अगर देखो तो दिख रहा है कि 1/2G, ये कैसा है भाई, स्थिरांक है, कांस्टेंट ही है ना, ये बदलेगा क्या, कभी नहीं बदलेगा, G का मान नहीं बदलने वाला, 1/2 का मान नहीं बदलने वाला। दैट मीन्स कैन वी से दैट H प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर, H जो है वो T स्क्वायर, यानी जो विस्थापन है, जो तय की गई दूरी है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है समय के वर्ग के, किसके, समय के वर्ग के। तो मतलब गिरने के समय के वर्ग के समानुपाती होता है, यानी घ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, घ बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 15 पे। एक पत्थर, यदि एक पत्थर को किसी मकान की छत से मुक्त रूप से गिरते हुए जमीन तक पहुंचने में 4 सेकंड का समय लगता है तो मकान की ऊंचाई लगभग क्या होगी। तो भाई अभी हम लोगों ने बात करा h इक्वल्स टू क्या मिला था हमको अभी, 1/2 टाइम्स ऑफ GT स्क्वायर, यही मिला ना, हाइट इक्वल्स टू हाफ GT स्क्वायर। u की वैल्यू 0 हो गई थी क्योंकि मकान की छत से मुक्त रूप से गिराया था, यानी u 0 था, है ना, u क्या है, 0 है। तो आपको टाइम गिवन है, तो h इक्वल्स टू 1/2 9.8, अच्छा 9.8 नहीं लेता हूं मैं, 10 ले लेता हूं। g की वैल्यू देखिए भाई, जब समटाइम्स 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ली जाती है, क्यों ले लिया, क्योंकि हाँ 0 0 0 दिख रहे थे, मतलब वो 9.8 नहीं, वो 10 पे ही काम किया गया। यहां पर t की वैल्यू आपको 4 सेकंड दी गई है, तो कर दीजिए 4 का स्क्वायर, 1/2 इंटू 10 इंटू 16, कैंसिल हो गया, 2 से कितनी बार में, 8 बार में, यानी कितना आ गया, 80 मीटर। ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ग ऑप्शन है, 80 मीटर, 80 मीटर बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 16 पे, 16वें क्वेश्चन पे, है ना। पृथ्वी से किसी वस्तु का पलायन वेग वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, वस्तु के साइज पर निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है, या वस्तु के द्रव्यमान और साइज दोनों पर निर्भर करता है। देखिए भाई, वस्तु से वो स्वतंत्र होता है ना। अगर पलायन वेग की बात करें तो वी इक्वल्स टू होता है √2gr। जी की अगर बात करते हैं तो ये होता है जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो इसमें ऑब्जेक्ट के मास का कोई लेना देना नहीं है, पिंड कितना भारी है हल्का है उससे पलायन वेग का कोई लेन देन नहीं। और पलायन वेग होता क्या है, तो पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी ऑब्जेक्ट को एक बार फेंक दिया जाए तो वह हमारे गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चले जाए, यानी लौट के कभी ना आए, उसको पलायन वेग कहते हैं। एक बार अगर फेंक दिया तो वो गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चले जाए, वापस लौट के ना आए, इसी को पलायन वेग कहते हैं। तो इसके फॉर्मूला में कहीं पे भी मास ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं आता, है ना, पिंड का द्रव्यमान कहीं नहीं आता, इसलिए कह रहे हैं वस्तु के द्रव्यमान से हमेशा स्वतंत्र होता है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है भाई, पृथ्वी की त्रिज्या सीधे सीधे एकदम साफ सुथरी 6371 किलोमीटर, है ना। चलिए 17 पे आते हैं। पृथ्वी के केंद्र पर 20 kg बालक का भार कितना होगा। केंद्र पर इसका भार 0 हो जाएगा। देखिए
वेट इक्वल्स टू होता है भैया mg, और g क्या होता है भैया, g मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। आप पृथ्वी के पहुंच गए केंद्र पे, तो अगर आप यहीं पे खड़े हैं तो रेडियस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। रेडियस 0, इस r को 0 लिखिए तो g इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। g 0 होता है, यहां रख दीजिए 0, तो वेट कितना हो जाएगा, वेट हो गया 0, मतलब शून्य हो जाएगा भाई। पृथ्वी के केंद्र पे कोई द्रव्यमान नहीं आता, पृथ्वी के केंद्र पे द्रव्यमान कैसा हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, मतलब ऑप्शन कौन दिख रहा है, क ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओवर। क्वेश्चन नंबर 18, सार्वत्रिक स्थिरांक g का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान या दूरी से स्वतंत्र होता है, मापने की विधि पर किन्हीं दो वस्तुओं के लिए यह नियत रहता है। तो भाई एक सीधी सिंपल सी बात है, ये कैसा रहता है, ये किसी भी दो वस्तुओं के लिए नियत रहता है, ये चेंज नहीं होता। कितना होता है भैया जी का मान, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये चाहे आप पृथ्वी पर हो, पृथ्वी के बाहर हो, यूनिवर्स में कहीं पर भी हो, जी का मान इतना ही होता है, ये नहीं बदलता, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। मतलब क्या, 18th का कौन सा आंसर हो गया भैया, घ। चलिए आगे बढ़ता हूं 19th क्वेश्चन पे। वस्तु का भार मापते हैं किससे, दंड तुला से, कमानीदार तुला से, किसी से भी, इनमें से कोई नहीं। भाई कमानीदार तुला है ना, जो कमानी वाली एक ऐसी रॉड लगी होती है, उसमें लटक रहे होते क्या थ्रेड्स, उसके जरिए पल्लड़े लटक रहे होते उससे, तो उसको कहते हैं कमानीदार तुला। मतलब ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। प्रणोद का मात्रक क्या है, मतलब प्रणोद का मात्रक क्या है भाई, तो प्रणोद क्या होता है, प्रणोद भी फोर्स है, बल है। प्रणोद भी क्या है भाई, एक तरीके का बल है, बस कैसा बल है, लंबवत बल है। प्रणोद भी बल है, लेकिन कैसा बल, लंबवत बल। तो बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक न्यूटन, तो प्रणोद का भी मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। मतलब 20th का भी आंसर क्या मिल जाएगा मुझे, 20th का भी आंसर मिल जाएगा ख। अर्थात भाई कि जो प्रणोद है इसका भी जो मात्रक होगा वो सेम होगा जो फोर्स का होता है। ठीक है, मतलब हमने खत्म कर लिया भैया हमारे टॉप 20 एमसीक्यूज को, और बाकी बातों में 21 क्वेश्चंस हो गए हमारे। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमने क्या किया, अल्टीमेटली इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उन सबको टच किया एंड हमने रिवाइज कर लिया अपने इस चैप्टर को भी। तो इसी तरीके से बने रहिए आप मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स कमिटेड है हमेशा ही एक हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए एंड इतने सारे कोर्सेज ऑफर करते हैं, अगेन सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से हो, सीबीएसई हिंदी मीडियम से हो, आपके लिए पूरा कोर्स कंटेंट लेकर के आते हैं एनसीईआरटी बेस्ड। इसका मतलब हो जाता है कि आप किसी स्टेट बोर्ड से भी हैं तो भी आपके लिए पूरा कोर्स कंटेंट यहां पर मिल जाता है। अलॉन्ग विथ अगर आप यूपी एंड बिहार बोर्ड से, तो आपके लिए तो एक्सक्लूसिव प्लेलिस्ट है जहां पर आपके बोर्ड के अकॉर्डिंगली आपका पूरा ही कोर्स कंटेंट अवेलेबल है, और उसके साथ साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज की सीरीज है ना, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन की सीरीज, केस स्टडीज की सीरीज, 30 मिनट रिवीजन की सीरीज, बहुत सारे फॉर्मेट्स अवेलेबल है जिससे कि आप तैयारी अपनी पूरी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी या स्पोकन इंग्लिश के लिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़े हुए हैं तो सिंपली जुड़े रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, क्योंकि हम ये सभी कोर्सेज भी आपके लिए लेकर के आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ अगर आप और इंप्रोवाइजेशन चाहते हैं, इंप्रूवमेंट चाहते हैं, तो अब आपके लिए बुक्स एंड ई बुक्स हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को फॉलो करके आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो जिस तरीके से आप हमारे साथ कनेक्टेड हमारे यूट्यूब चैनल पे, ऐसे ही हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर भी, जहां पर आप अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं, कोई सजेशन है वो पहुंचा सकते हैं, एंड हमारी तरफ से कोई नई इंफॉर्मेशन, कोई नई अनाउंसमेंट आती है वो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सकती है। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए भाई, क्योंकि उन्हें भी तो बताना है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आते हैं क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट एंड ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिल रहे हैं अपने अगले चैप्टर के ऐसे ही टॉप 20 एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।